there was a very important part which was missed out yesterday, but I felt that it kind of blends in even better today. And so Patanjali ji and others, Samir, etc. Samir shared a very interesting thing on natural drip irrigation. Yesterday we touched a bit on it, and now we are going to talk about water management. I'm so glad that Arun, you thought of sharing it today, as I said, because all of this really binds up into something really whole. You know, right from soil to food, forest, and water, they really kind of come together. So here you are, Arun, over to you. A very inspiring session from Samir ji and Patanjali ji. It was an honor to listen to them, and being a student of this subject, it was an absolute privilege. You know, मुझे ऐसा लग रहा है I'm being pampered today. So, anyways, let's start with our topic. We are a bit stretched in time, so I'll stick to the point, and I'll try to cover as fast as possible. सो नॉर्मली वाटर मैनेजमेंट को लेके हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है बहुत शॉर्ट टर्म होती है. यू नो, नॉर्मली जब हम फार्मर से बात करते हैं तो वो बोलता है कि भाई इस फसल के लिए मुझे इतना पानी चाहिए, एंड दैट इज रॉन्ग इन मेनी वेज. इट्स रॉन्ग बिकॉज दिस इज द रीजन वाई हमारा वाटर लेवल इतना नीचे जा रहा है, क्योंकि हम हर साल अपनी फसल की सोच रहे हैं. व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज दैट, आई सेड इट यस्टरडे एज वेल, दैट जंगल में कोई सिंचाई नहीं हो रही है. नो वन इज इरिगेटिंग द फॉरेस्ट, यू नो. सो हाउ इज दैट हैपनिंग? So I will today give you two methods of doing it. First is obviously the more permanent method, which is a long-term method, and the second is a short-term method, which will help your long-term method. Okay, so let me just quickly share my screen with all of you. Let me show you the PowerPoint. So what I'm going to show you today is something that is in a way pretty revolutionary, and something that I have experienced myself. So just to give you a very short background, 2012 mein, when I gave up the chemical farming altogether, for 2 years I struggled, and I struggled because I did not understand the holistic method. And that's when I started studying soil, and I started studying animals. So this is what a healthy soil structure looks like. जब हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स का इम्पैक्ट जो सॉइल के ऊपर होता है वो कितना पावरफुल होता है. एनिमल्स का जो इम्पैक्ट होता है सॉइल का, वो कितना परमानेंट होता है. तो जो आप यहाँ पर देख रहे हो, असल में ये रिजल्ट है प्लैंड ग्रेजिंग का. ओके, सो पहले मैं आपको बता दूं कि सॉइल को आप तैयार कीजिए, जो कि आपका एक लॉन्ग टर्म मेथड है वाटर मैनेजमेंट का. जब हर कोई यहाँ पे ये बोल रहा है कि वाटर टेबल नीचे जा रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी सॉइल जो है, यहाँ पे आपको मैंने दो साइड्स आप देखिए, पिक्चर्स है सॉइल के. जो लेफ्ट साइड की सॉइल है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम है, तो उसमें हवा और पानी अपने आप कम हो गया. आप राइट साइड में देखिए, सिर्फ 30% सॉइल और क्ले है, और उसमें 40% हवा है, 30% पानी है. और ये हवा और पानी इसलिए है क्योंकि इसमें 10% ऑर्गेनिक मैटर है. तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म वाटर मैनेजमेंट जो है वो सॉइल के थ्रू ही हो सकता है. आप कहीं पे पानी स्टोर नहीं कर सकते परमानेंटली. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन ऑफ अस टू अंडरस्टैंड. अब ये होता कैसे है? तो ये जब हम लोग जीवामृत, घन जीवामृत की हम बात करते हैं, तो आपको मैं एकदम सिंपल तरीका बता देता हूँ जो यहाँ पर मैंने खुद प्रैक्टिस किया है. वो है ओपन काउ ग्रेजिंग का. इसमें मैं एक एरिया डिसाइड करता था, जो आप फोटो देख रहे हो, और जहाँ पे मैं गायों को कुछ समय के लिए रख देता था, और बाद में उस एरिया को मैं छोड़ के दूसरे एरिया में ले जाता था. अभी भी मैं 2 हार्वेस्टिंग के बीच में मेरे खेतों में यही करता हूँ. मैं मेरी गायों को वहां पर घुमाता हूँ. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास 50 के आसपास गायें हैं, लेकिन हम दूध का बिजनेस नहीं करते हैं. गायों का काम यही है जो आप अपने सामने देख रहे हो. तो अब गाय करती क्या है? जब गाय ग्रेजिंग करती है, तो पहली बात, वो घास का सिर्फ ऊपर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है वही खाती है. उससे क्या होता है कि घास के अंदर उगने की जो क्षमता है वो अपने आप बढ़ जाती है. उसको नेचर से सिग्नल मिलता है कि अभी मुझे फास्ट ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऊपर से चराई होते जा रही है अपने आप. दूसरी बात जो आप यहाँ पे अगर क्लोजली देखोगे,
तो जो गोबर है, गाय की एक खासियत ये होती है, वो कभी भी गोबर के ऊपर वापस गोबर नहीं करती है, वो कहीं और जाकर गोबर करती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो डंग के जो पैचेस है वो बिल्कुल स्प्रेड आउट है पूरे एरिया के अंदर। तो ये जब स्प्रेड आउट होते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको वो अपने आगे की स्लाइड में बताता हूँ कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप एक एरिया को आप प्लान कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर मुझे गौमूत्र और गोबर को अच्छे से बिछाना है। ओके, और उससे क्या होता है कि एक कांस्टेंट लेवल न्यूट्रिशन जो है वो ग्राउंड को मिलता है। एक जब आप फसल ले लेते हो उसके बाद में जो एक वॉइड आता है न्यूट्रिशन का, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी आती है वो आप फुलफिल कर देते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गोबर की मैंने फोटो ली है, नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो गोबर के ऊपर जो आप मिट्टी देख रहे हो ये किसी ने डाली नहीं है यहाँ पे मिट्टी, ये असल में मिट्टी जो है ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर आई है। ये गोबर का मिट्टी बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कुछ समय बाद आप देखो ये हो गया, अभी आप देख रहे हो गोबर बहुत कम है, मिट्टी ही ज्यादा है। अब ये होता क्या है, असल में ये होता है कि जब गोबर जमीन के ऊपर पड़ा रहता है उससे ये नीचे के जो जानवर हैं ये सब एक्टिवेट होते हैं, और वो क्या करते हैं नीचे से मिनरल्स ऊपर ला रहे हैं, गोबर जो है उसको वो लोग खाने की तरह यूज कर रहे हैं, और इस तरीके से एक एक्सचेंज होता है। गोबर के अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मिट्टी के अंदर मिलते हैं, और राइट साइड में आप देखिए कि वो गोबर पूरा का पूरा मिट्टी बन चुका है, उसमें आपको होल दिख रहे हैं। अब ये जो होल है, नो टिल फार्मिंग की हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये जब छोटे छोटे जो कीटाणु हैं और ये जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, अर्थवर्म है, केचुए हैं, ये जब ऊपर नीचे जाते हैं धरती के अंदर तो ये एक टनल की तरह बनाते हैं, और ये जो टनल होते हैं ना ये पानी को जो है जमीन के नीचे ले जाते हैं। जब आप टिलिंग करते हो, जब आप जुताई करते हो तो टनल आप ब्लॉक कर देते हो, तो जो इनकी मेहनत जो थी वो पूरी आप वेस्ट कर देते हो। तो इसीलिए हम प्लांट ग्रेजिंग करते हैं। अब देखिए आप, जब ऊपर काउडंग पड़ा था, अलग अलग टनल्स बने इसके, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ बीटल्स है, कुछ अर्थवर्म्स है, कुछ नेमाटोड्स है, ये सब जो अलग अलग वर्म्स हैं इन्होंने अपने टनल्स बना दिए। और क्या हुआ इससे, कार्बन सिक्वेस्टरिंग हो गया अपने आप। ओके, वाटर जो है, पानी जो है वो जमीन के नीचे जाने लग गया। ओके, मिट्टी के बनने का प्रोसेस और फास्ट हो गया। तो जहां पर आप देख रहे हो कि मिट्टी अगर हल्की है तो वो बंजर जमीन को आप बिल्कुल बदल सकते हो ये प्रोसेस के थ्रू। ओके, और ये जैसे जैसे हो गया वैसे वैसे नीचे जब बारिश होगी तो वो पानी नीचे परकोलेट होगा, ऊपर से बह के नहीं जाएगा। ओके, कार्बन जो कि हम बोलते हैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कार्बन अपने वजन का 6 गुना ज्यादा पानी सोख लेता है। तो जिस मिट्टी में कार्बन ज्यादा होगा नेचुरली वो एक स्पंज की तरह मिट्टी होती है जो पानी को पकड़ कर रखती है, तो वो उसकी खासियत होती है। ये एक वीडियो है मेरे ही फार्म का, आप देखेंगे कि गर्मी के मौसम में भी जो मिट्टी है वो अंदर से बिल्कुल गीली दिखेगी आपको। तो ये कैसे होता है, ये बिल्कुल इसी मेथड के थ्रू होता है। जब आप गायों को ऊपर आप हमने अच्छे से चराया, और ये आप एक्चुअल फार्म की यहाँ पर आप फोटो देख रहे हो, यहाँ पर ऑब्वियसली हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि पेड़ों से आप फेंसिंग कीजिए, तो ये हमारे यहाँ के जो लोकल जो पेड़ होते हैं, खेजड़ी के पेड़ हो गए, फिर जो जाटी होती है वो हो गए, हमने ज्यादा उनको यूज किया है यहाँ पे। देखो राजस्थान जो है वो एक अलग टाइप की जगह है, तो बहुत सारी चीजें जो बाकी जगह पे उगती है वो राजस्थान में नहीं उगती है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो राजस्थान में उगती है वो कहीं और नहीं उगती है। तो अगर आप खेजड़ी की बात करें, उसको तुलसी भी बोला जाता है एक तरीके से। आप अगर जाटी की बात करें तो जाटी की जो लीव्स जब जमीन पे गिरती है तो उतना हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो नाइट्रोजन का है वो किसी चीज में नहीं है जितना जाटी के अंदर होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है लोकल वेराइटी की जो चीजें वहां पर हम उगाते हैं, और उसका इफेक्ट आप देख रहे हैं। अब जो पानी है, कितना पानी गिर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पानी गिर रहा है आप उसके साथ क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इफेक्टिव रेनफॉल कब होता है, इफेक्टिव रेनफॉल तब होता है जब पानी गिर के जमीन के नीचे जाए और आपके वाटर लेवल को उठाए, तो वो इफेक्टिव है। ज्यादा पानी गिरना अच्छा नहीं है,
पानी को आप कितना इफेक्टिव बना रहे हो वो अच्छा है। ओके, तो भले ही आप एक्सट्रीम बारिश हो रही है या कम बारिश हो रही है, एट द एंड ऑफ द डे आप कितना अच्छे से उसको मैनेज कर रहे हैं वो। ओके, तो हर साल जो है हम 4 टन सॉइल जो है वो इरोड हो जाती है। ओके, सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी रन ऑफ हो रहा है। और पानी रन ऑफ क्यों हो रहा है? पानी रन ऑफ इसके लिए हो रहा है क्योंकि हमारी सॉइल जो है वो कॉम्पैक्टेड है। सॉइल कॉम्पैक्शन जो है वो रिजल्ट होता है ज्यादा केमिकल यूज करने से, या फिर आप जो है सॉइल को आप ज्यादा जुताई करते हैं, उससे कॉम्पैक्शन होता है। तो ये पानी जो है वो ऊपर से रन ऑफ हो रहा है। लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड में जो फोटो देखोगे, जहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इन्फिल्ट्रेट करके मिट्टी की ऊपर की सतह को इन्फिल्ट्रेट करके वो पानी नीचे जा रहा है। ओके, पानी का रंग देख के आपको समझ जाना चाहिए कि कहाँ पे वाटर ज्यादा अच्छे से मैनेज हो रहा है। अगर बहते हुए पानी का रंग साफ है, इसका मतलब मिट्टी साथ में नहीं जा रही है पानी के। ओके, तो ये कैप्ड सॉइल है। ये मैंने आपको जो लेफ्ट साइड में आप फोटो देखेंगे, पिच की तरह मिट्टी हो चुकी है। तो ये पिच की तरह जब मिट्टी हो जाती है तो क्या होता है, इसके ऊपर पानी जब ऊपर गिरता है जोर से, तो या तो ये पानी ऊपर से बह जाएगा या फिर वो मिट्टी को तोड़ के अपने साथ में ले जाएगा। वो पानी आपके काम बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, तो रेनफॉल ये मैटर नहीं करता कितनी बारिश हो रही है, आप उसको पानी गिरने के बाद उसके साथ क्या कर रहे हैं। तो ये आपका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है अपने वाटर टेबल को सुधारने का। अब ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो यूज होते हैं फार्मिंग में। पहला है फार्म ट्रेंच। तो इस तरीके के ट्रेंच जो है वो आप बना सकते हैं। आप देखिए कि आपके फार्म में पानी किस तरीके से बह रहा है, आपके फार्म का एंगल कहाँ पर है, और वो एंगल जहां पर स्लोप है हल्का सा, वो स्लोप के बाउंड्रीज पे आप इस तरीके के आप ट्रेंच बना सकते हैं। ये ऑन एन एवरेज 4 फीट गहरे होते हैं। लंबाई जो है वो कितनी भी हो सकती है, चौड़ाई भी 4 फीट होती है इसकी। तो आप इस तरीके से ट्रेंच आप अभी का अभी बना सकते हैं अपने फार्म में, जिससे कि इस साल की बारिश आप होल्ड कर लें। इसका फायदा क्या है, आपने पानी को रोक दिया है एक तरफ। ओके, जब पानी एक तरफ रुक जाएगा तो ये ट्रेंच में रुका हुआ पानी धीरे 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 करके जमीन के नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने वाटर टेबल को अपने आप सुधार देंगे। दूसरी बात, अगर आपका सॉइल इरोजन हो रहा है, अगर पानी मिट्टी साथ में लेके जा रहा है, तो वो इसी ट्रेंच के अंदर आपकी मिट्टी डिपॉजिट कर देगा। तो आपकी मिट्टी आप बचा लोगे इससे। दूसरा, ये एक और चीज हम करते हैं कि जहां पे भी गोचर भूमि है, ओपन एरिया है, जहां पे जो कि कोई ओन नहीं करता है, वहां पर ऐसे छोटे छोटे हम शैलो स्टोरेज एरियाज बना देते हैं। इसमें क्या होता है कि हम सेम चीज कर रहे हैं जो ट्रेंच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बहुत शैलो होते हैं। ये 2 फीट से गहरे हम नहीं बनाते, जिससे कि कोई अगर जानवर वहां पे घूमता हो तो वो उसमें कोई एक्सीडेंट के चांस नहीं होते। दूसरी बात, आप पानी को है वो रिफिल करना शुरू कर देते हैं। तीसरा, आप ये चीज करते हैं जिसको हम डिग्गी सिस्टम बोलते हैं राजस्थान में। ये एक सस्ता तरीका है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने यहाँ पे तिरपान ही इस्तेमाल कर दी है, लेकिन अगर आप तिरपान इस्तेमाल हम इसके लिए करते हैं क्योंकि अगर हमको आगे तक पानी चाहिए। लेकिन अगर आपको टेम्परेरीली चाहिए तो आप सीधा इसी तरीके से मिट्टी को ही खोद के आप अपने बना लीजिए। ये ज्यादा पंचायत लेवल पे होते हैं, थोड़े ज्यादा बड़े स्टोरेज एरियाज होते हैं, तो इससे पूरे गांव को फायदा होता है। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं, मैंने आपको बताया। लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन क्या है, आपको सॉइल रीजनरेशन करना पड़ेगा। आप देखिए, हर कोई सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, लेकिन हम उस लेवल पे है ही नहीं जहां पे हम सस्टेन कर सके। हमको पहले सॉइल को रीजनरेट करना पड़ेगा। हमको ये सब प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी कि मिट्टी फिर से जीवित हो जाए। फिर हम सस्टेनेबिलिटी के बाद में करेंगे। अभी हम स्टेज पे नहीं है सॉइल के कि जहाँ पे हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर सकें। लेकिन शॉर्ट टर्म क्या है, सबसे पहले पानी के दौड़ने की स्पीड को हम कम करेंगे। ओके, जहां पे आपके ज्यादा स्लोपी एरिया है वहां पे आप छोटी छोटी जगह देंगे पानी को बहने की, जिससे कि उसकी स्पीड कम हो। ओके, पानी को स्टोर करेंगे। ये जो आपको मैंने 3 तरीके बताए, इससे आप अभी का अभी इमीडिएटली आप स्टोरिंग शुरू कर सकते हैं। अगले साल के लिए आप मिट्टी तैयार कीजिए, जिससे कि धीरे धीरे आपका वाटर टेबल जो है वो इम्प्रूव होने लग जाए। सो आई थिंक संक्षेप में गौरी जी, आई हैव कवर्ड द टॉपिक एंड व्हाट कैन बी डन राइट नाउ। आप क्या एक्शन अभी का भी ले सकते हैं वो मैंने अभी कवर कर दिया है। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो मिट्टी है, उसके अलावा आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। Thank you so much. Thank you. This was so important actually to cover, and I have to listen to your presentation once again. Everybody is saying brilliant session, amazing session.
I was just busy in a little of coordination, Sarun, so I missed your knowledge. So I'm going to do a second round with you, okay? Anytime, Gaurish, anytime. Thank you, but I can see that everybody has loved the session, and I'm so glad that you chose to give this knowledge. Thank you. Pleasure is all mine. So any questions which are there, we can take one or two, and then we have Anish coming in, Arunji saying, everybody saying excellent session, Arunji superb, very nice. So these are not practical sessions like this. They make a lot of difference to people who have to learn. See, aap log kya kar rahe ho, Arun? You are shortening everybody's learning. Otherwise, all these things people take there's a whole cycle to learn these. Yes. So yes. In fact, I suffered for 6 years to finally learn it. yeah. So I think so. This is really what you all are bringing to the table. So thank you so very much. Great. Again, and we have recorded these sessions. So all those who want to hear them again, they are most welcome to do so.